ओके सो हाय गाइस, नमस्कार मित्रों। एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा वीडियो जो है वो रिएक्शन वीडियो होने वाला है, एक और नया रिएक्शन वीडियो। और टाइटल आप लोगों के सामने है। इसका टाइटल है हम ईमानदार बने रहें और बेईमान सब आगे निकल जाएं। किसी ने सवाल पूछा है डेफिनेटली ये तो काफ़ी लंबा वीडियो है, अराउंड 24-25 मिनट का वीडियो है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं और साथ साथ हम लोग बात करते चलेंगे। सो here we go, 3, 2, 1। आचार्य जी प्रणाम। मैं अमित हूँ, बनारस से आया हूँ। आचार्य जी, मैं शुरू से ही अपने एकेडमिक लाइफ से ही टीचर्स का बहुत आज्ञाकारी रहा हूँ और उन्होंने मुझे सिखाया भी, समझाया भी। तो एकेडमिक के बाद कई बार मुझे लगा कि टीचर्स की जो सिखाई बातें हैं या ज्ञान की बातें हैं या उनकी शिक्षाएं कहीं कहीं मुझे नुकसान पहुंचाएं। जैसे सत्यनिष्ठा या ईमानदारी की बात की जाए तो कई सत्यनिष्ठा नुकसान नहीं पहुंचाती। क्वेश्चन अभी पूरा हुआ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूँ इस बात को। सत्यनिष्ठा या सच बोलना नुकसान नहीं पहुंचाता। आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है ना सच बोलने से, कि मुझे सच बोलने से कुछ इनाम मिलेगा, ये स्कूल तक तो ठीक था कि आप टीचर के सामने सच बोलते थे, टीचर के आज्ञाकारी होते थे और आपने वही सब कुछ किया जो टीचर ने कहा, तो टीचर आपको बदले में चॉकलेट दे देता था, टॉफ़ी दे देता था, अच्छे नंबर दे देता था, शाबाशी दे देता था। ये कॉलेज तक तो चल सकता है, लेकिन यही हैबिट लेके अगर आप असली दुनिया में जाओगे तो बहुत मार पड़ेगी बेटा। क्योंकि आप सच इसलिए नहीं बोल रहे हो कि सच बोलने में आपको कुछ सुख मिल रहा है, आप सच इसलिए बोल रहे हो कि सच बोलने से कुछ ना कुछ मिलेगा, आपको कुछ लेने की आदत पड़ चुकी है बेसिकली। सच बोलने के बदले में स्कूल में टॉफ़ी मिलती थी, शाबाशी मिलती थी, चॉकलेट मिलती थी, टीचर पीठ ठोकते थे, बाहर दुनिया तुम्हें ही ठोक रही है पकड़ के सच बोलने के चक्कर में। तो सच बोलना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ईमानदार आदमी बेवकूफ़ होता है। दिक्कत ये है, ईमानदार आदमी एक्सपेक्टेशन के चक्कर में फंसा होता है। सच बोलो, क्योंकि सच बोलना सुख है। सच बोलने से मिलता कुछ नहीं है, सच बोलने से चैन की नींद आती है, जिंदगी में सुकून बढ़ता है। लेकिन सच बोलने वाला आदमी ज़्यादातर बेवकूफ़ होता है और वो ये मान के चलता है कि मैं सच बोलूँगा तो जैसे स्कूल में मेरी पीठ ठोकी जा रही थी, टीचर मेरी पीठ ठोक रहे थे, सच दुनिया भी वैसे ही करेगी। नहीं, पेल दिए जाओगे तुम यार, पेल दिए जाओगे। कई बार सत्य की वजह से ही नुकसान हुआ सांसारिक जीवन में। और ऐसा भी था कि मैंने देखा था कि जो हमारे एकेडमिक लाइफ में क्लासेस में बैक बेंचर्स हुआ करते थे, या तो हिम्मत रखो, नहीं तो कम से कम व्यवहारिक ज्ञान रखो। या तो हिम्मत रखो, क्योंकि दुनिया सच सुनने वाली है नहीं, दुनिया झूठे लोगों से ही भरी हुई है, दुनिया सच बोलने वाली है नहीं। अगर तुम्हें दुनिया में जाके सच बोलना है तो फिर पहले अपने अंदर इतनी हिम्मत जुटाओ, इतनी शक्ति लेके आओ कि सच बोल सको और सच सुन सको। नहीं तो कम से कम एक व्यवहारिक ज्ञान लेके आओ कि उस आदमी के सामने सच बोलो जो सच सुनने लायक है, जिसका हाजमा ऐसा है कि सच को पचा सके। जो सच सुन के दस्त कर दे तो उसका किया हुआ दस्त तुम्हें ही साफ करना पड़ेगा, याद रखना। थे वो आज छोटे मोटे बिजनेस करके या मनी लैंडिंग जैसे बिजनेस करके वो सब अमीर हो चुके हैं और सांसारिक रूप से, सामाजिक रूप से ये है इनकी प्रॉब्लम, जो हर सच बोलने वाले की प्रॉब्लम होती है। उसे यही दिखता है कि यार मैंने सब कुछ, मैं तो अच्छा बच्चा था, आज्ञाकारी बच्चा था, और मैंने टीचरों की सब बात भी मानी, मैंने सबकी आज्ञा का पालन किया, और मैं यार पीछे रह गया। और जो हरामखोर थे, जो किसी की नहीं सुन रहे थे, जिन्होंने सारी अपनी मर्जी चलाई और ना वो किसी की बात मानते थे, पूरे उद्दंड थे, वो यार आगे निकल गए, वो पैसा भी कमा रहे हैं, वो सारे मजे भी लूट रहे हैं। यार मुझे क्या हासिल हुआ? पीछे तो तुम्हारी इच्छा भी यही थी ना कि मैं मजे लूट सकूं, बस तुम सच बोल के ये मजे लूटना चाह रहे थे। अंदर तो तुम्हारे अंदर भी वही कीड़ा, वही शैतान बैठा हुआ है जो मजे लूटना चाहता है। बस कम से कम वो जो बच्चे, शैतान बच्चे थे ना, बैक बेंचर्स थे, कम से कम वो तुमसे ज्यादा ईमानदार थे। उन्हें नहीं सुननी थी तो उन्होंने नहीं सुनी,
वो अपनी शर्तों पे जिंदगी जी रहे थे, तब भी अपनी शर्तों पे जिंदगी जी रहे थे, आज भी अपनी शर्तों पे जिंदगी जी रहे हैं। तुम तब भी बेवकूफ थे, तुम आज भी बेवकूफ हो। मुझसे बहुत सफल कहलाते हैं, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी मानते हैं कि वो सफल हैं और मैं असफल हूँ। मैं टीचर हूँ प्राइमरी में, तो ऑब्वियस सी बात है। कैसे मान लिया जाए कि सत्यनिष्ठा या ईमानदारी या गुरुओं की शिक्षा जो थी, जो टीचर्स की शिक्षा थी। ए भगवान, मतलब मैं सिर ठोक लेने का मन कर रहा है मेरा। भैया ईमानदारी इसलिए नहीं होती कि तुम्हें इनाम मिलेगा। अगर तुम इसलिए, दुनिया तो बेईमानों की ही है, दुनिया बेईमानों की ही है। या अगर तुम्हें सिर्फ पैसा ही कमाना है और कुछ भी करके पैसा कमाना है, तो फिर ये ईमानदारी निष्ठा के चक्कर में मत पड़ो, पेल दिए जाओगे तुम। और पेल रही हैं ये, खुद ही अपने मुंह से बोल रहे हैं। इन्हें जिंदगी के मजे लेने थे। दिक्कत यही तो है, लोगों को राम वाली रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन काम करने रावण वाले। उन्हें मजे लूटने हैं रावण वाले, लेकिन रिस्पेक्ट चाहिए राम वाली। अगर राम वाली रिस्पेक्ट चाहिए तो राम वाला बलिदान भी तो देना पड़ेगा। और अगर तुम्हें रावण वाले मजे लूटने हैं तो फिर रावण का दुख कौन भोगेगा? दूर से, हालांकि दूर से देखने में यही लगता है कि जो बुरा कर रहा है वो मजे लूट रहा है, लेकिन असल में वो मजे नहीं लूट रहा होता। उसका सारा सुख बस पैसे के इर्द गिर्द ही घूमता है। अगर उसका पैसा छिन जाए तो वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन दूर से जब हर कोई देखता है उसे, तो उसने अपने आसपास का पर्सोना ऐसा बना रखा होता है कि दूसरे के मन में ईर्ष्या जलन पैदा होती ही होती है उसको देख के, कि भैया यार ये तो जिंदगी के मजे लूट रहा है, हम तो ऐसे ही हैं। नहीं भैया, तुम भी वैसे ही हो, बस दिक्कत ये है कि तुम में उतनी हिम्मत नहीं है। तुम में इतनी हिम्मत नहीं। वो सबकी गालियां भी तो खा रहा है। नेताओं को देख के हमारे यहाँ पर लोग बहुत सबसे ज्यादा जलते हैं कि सारे नेता मजे लूट रहे हैं, नेता सारे मजे लूट रहे हैं और सारी जनता भूखी मरी जा रही है। सारी गालियां भी तो भैया नेता ही खा रहे हैं। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम नेताओं जितनी गालियां खा सको, या नेता जितने भयंकर काम करते हैं और जिस मानसिक त्रासना से गुजरते हैं तुम गुजर सकते हो। तुम्हें मजे वो सारे चाहिए, लेकिन तुम्हें वो यातनाएं झेलनी नहीं है। इस दुनिया के अंदर हर चीज की एक कीमत होती है। जब तक तुम वो कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं हो, तब तक तुम्हें वो नहीं मिल सकता जो तुम चाहते हो। और सबसे पहले तो ये झूठे अपने मुखौटे ओढ़ना बंद करो कि आगे आगे सच सच, पीछे पीछे मजा मजा। वो मेरे जीवन में काम ही आ रही है, और कैसे उसका मोह छोड़े। मैं जान रहा हूँ कि वो सब बहुत रिलेवेंट नहीं है, फिर भी मोह नहीं छूटता, लगाव सा है। साथ में ढल गया हूँ उसी में, लेकिन वो बहुत रिलेवेंट नहीं समझ में आती है, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी। आएगी भी। देखिए, जो सीख है गुरुओं की और ग्रंथों की, वो एक चीज़ तो यही बताती है मूल में कि तुलना किससे कर रहे हो अपनी। वो सीख अगर हम आत्मसात करें, अगर हमने उस सीख को गहा होता, तो सबसे पहले तो जो तुलना जनित कष्ट होता है कि दूसरा मुझसे आगे निकल गया, बैक बेंचर्स थे या कम सीजीपीए वाले थे वो आगे निकल गए, फलाना काम कर रहे हैं वो, उनके पास ज़्यादा पैसा आ गया। अगर अभी मन में ये बातें चल ही रही हैं, तो फिर हमने सत्यनिष्ठा अभी प्रदर्शित कहाँ करी है? अभी तो वही लालच का ट्रांजैक्शन चल रहा है। तुम्हें सच बोलने के बेसिकली हो क्या रहा है, तुम ये कह रहे हो कि मैं सच बोलूंगा, लेकिन सच बोलने के बदले में इनाम तो चाहिए ना। वो इनाम तो मिल नहीं रहा है। मैं तो वैसे ही कूटा जा रहा हूँ पकड़ के। कोई भी आके कूट देता है कि भैया तू सच बोलने के चक्कर में लगा हुआ है। सच बोलने का कोई इनाम नहीं होता, पहले ही मैं बता दूं। सच बोलने का कोई इनाम नहीं होता, और अगर इनाम होता है तो सच खुद होता है। सच बोलने का सिर्फ इतना ही इनाम होता है कि आदमी के मन में शांति होती है, आदमी रात को चैन से सो सकता है, बस इतना ही होता है इसका इनाम। अगर तुम्हें शांति की जिंदगी चाहिए कि तुम चैन से अपनी जिंदगी गुजारो और रात को जाके चैन से अपने बिस्तर पे सो, तो सच बोलना। वरना तो इसके अलावा और तुम्हें सच से कुछ नहीं मिलने वाला है इस दुनिया में। और मार तो पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि मार यहां सभी को पड़ रही है, चाहे सच बोलो चाहे झूठ बोलो।
झूठ बोलने वाले आदमी के साथ दिक्कत क्या होती है? झूठ बोलने वाले आदमी के साथ दिक्कत ये होती है कि झूठ बोलने वाला आदमी पैसा कितना भी कमा ले, लेकिन उसकी ज़िंदगी में चैन सुकून नहीं होता और रात को चैन से सो भी नहीं सकता। वो हर समय डरा डरा रहता है, क्योंकि उसे भी पता है कि उसने जो पैसा कमाया है, जो संसाधन कमाए हैं, वो झूठ बोल के कमाए हैं और ये कोई भी छीन सकता है। किसी ने एक रिपोर्ट कर दी मेरे नाम की, मैं तो गया। एक रेड कभी भी पड़ सकती है, रोज देखते नहीं हो नेताओं के यहाँ पर रेड पड़ती रहती है। जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही रेड पड़नी शुरू हो जाती है सबके घर पर, क्योंकि सबको पता है कि सबके काले चिट्टे हैं, भले ही वो सामने ना आए, लेकिन उन्हें रखा तो जाता ही है संभाल के कि कभी कोई ज्यादा बोले तो इनको पेल दिया जाएगा पकड़ के, इसी के बलबूते पे। बाकी आप कह रहे हैं बाकी सच बोलने का कोई इनाम नहीं मिलता, सच ही इटसेल्फ इनाम है। अगर ये कर सकते हो तो ही सच बोलो, वरना तो झूठ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बस का है नहीं सच बोलना। सत्य पर चलकर आपको नुकसान हुआ है, मैं मान रहा हूं नुकसान हुआ है, पर वो नुकसान इस कारण नहीं हुआ है कि आप सत्य पर चले हैं या आप में सत्य के लिए प्रेम या निष्ठा रही है। वो नुकसान इसलिए रहा है क्योंकि सत्य के लिए आप में बहुत बहुत कम निष्ठा रही है। जो आप नुकसान बता रहे हैं वो सत्यनिष्ठा के कारण नहीं, सत्यनिष्ठा की कमी के कारण हुआ है। मैं बता दूं, आचार्य जी फिर भी इसमें ज़्यादा पोलाइट तरीके से बोल रहे हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा रूड हूँ इस टॉपिक के ऊपर। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब कोई ये बोलता है ना, यार सच बोला लेकिन सच के बदले में कुछ मिला नहीं। मैं कहा यार ये क्या मतलब। मेरा पसंदीदा शब्द जो है ना वो है हरामजादगी। ये क्या हरामजादगी? ये कैसी बात हुई यार कि सच बोला कुछ मिला नहीं? सच इसलिए थोड़ी होता कि कुछ मिलेगा बदले में। सत्यनिष्ठा यदि होती है तो ये तुलना वगैरह करने की बात कहाँ से आ जाती है कि पीछे वाले आगे निकल गए, क्या है। आज मैं आपके सामने यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे एलुमनाई एसोसिएशन ने आमंत्रित करा है और बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद है, गदगद हूँ। कम से कम 15 साल का वक्त ऐसा था मेरी जिंदगी में जब क्या IIT क्या IIM न मैं किसी को पूछ रहा था ना कोई मुझे पूछने वाला था। पूछ रहा था। आपको पता कैसे है कि वो बैक बेंचर्स आपसे आगे निकल गए? मुझे तो पता भी नहीं था। पैसे से, और ये मुझे अब जा करके पता लग पैसा है ना पैमाना, दुनिया का पैमाना। ये इनके जो सवाल पूछ रहे हैं इनके कोर में बैठा हुआ है पैसा, ताकत। कि उनको पैसा भी मिल रहा है, उनको ताकत भी मिल रही है, और मैं बस एक प्राइमरी टीचर बन के रह गया। मैं इतना सच्चा, मैं इतना ईमानदार, मैं इतना आज्ञाकारी। लग रहा है कि मुझे पता नहीं था, क्योंकि अब बहुत लोग संपर्क में आने लग गए पिछले 1-2 साल से। जब वो संपर्क में आने लगते हैं तो मुझे याद आता है कि अरे इस आदमी से तो मैं 20 साल बाद बात कर रहा हूं, अचानक उसका संदेश अब कैसे आ गया मेरे पास। सत्यनिष्ठा का मतलब होता है सत्य के अलावा बाकी सब भूल जाओ। 100 से नहीं प्यार किया जाता, एक पे दिल आ गया है तो आ गया है, बाकियों की अब तुमको इतनी फिक्र, इतनी याद बची कैसे है? ये देखने का वक्त कहां से मिल गया कि पीछे वाला आगे निकल गया है? 20 साल तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरे बैच की एवरेज सैलरी क्या चल रही है। आपको कैसे पता है कि वो पीछे वाले जो भी आपने काम धंधे बताया वो काम धंधे करके आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं? आपने जिस रूप में कहा कि आप टीचर हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे टीचर होने पर आपको भारतीय समाज की कड़वी सच्चाई यही है कि होना तो चाहिए था ये कि सबसे टैलेंटेड लोग, सबसे प्रतिभाशाली लोग, क्रिएटिव लोग टीचर्स बनते। ऐसे लोगों को टीचर बनना चाहिए था। लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर टीचर ऐसे लोग हैं जिन्हें और कुछ करने के लिए मिला नहीं। बहुत कम, मैं ये नहीं कह रहा सारे टीचर ऐसे हैं, बट बहुत कम टीचर ऐसे हैं जो एक्चुअल में टीचर बनने लायक हैं, जिनके अंदर एक्चुअल में टीचर बनने वाली बात है, वो क्रिएटिविटी है, वो एंथुजियाज्म है, वो उनके अंदर स्पार्क है टीचर बनने वाला। ज़्यादातर तो मरे हुए हैं, बुझे हुए मन के हैं, क्योंकि उन्हें और कुछ करने को मिला ही नहीं जिंदगी में। वो और कहीं जा ही नहीं पाए, और कुछ उनसे हुआ ही नहीं, क्योंकि और कुछ करने की बुद्धि ही नहीं है उनके पास।
इसलिए वो आके अंत में टीचर बन गए। अब ऐसे लोगों के हाथ में देश के बच्चों का भविष्य है, तो ऐसा आदमी क्या ही पढ़ाएगा। क्या जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं इंजीनियर हूं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंडिया के अंदर जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनके अंदर ऐसे लोगों को इंडिया का जो इंजीनियरिंग सेक्टर है उसके अंदर सबसे ज़्यादा भाग जो है वो कंप्यूटर साइंस का है। अब कॉलेजों के अंदर, चलो मैं जनरल बात कर रहा हूँ, इंडिया के अंदर टीचर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में उन लोगों को पढ़ाना चाहिए था जिनके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस था, जिन्होंने अपने 8-10 साल 15 साल 20 साल खपाए हैं इंडस्ट्री के अंदर। वो आके फिर टीचर बनते, पढ़ाते तो मज़ा आता। उन लोगों के पास बताने के लिए कुछ था, उन्होंने ज़िंदगी जी थी, उन्होंने एक तजुर्बा कमाया था। लेकिन यहाँ पर सारे टीचर वो बन के बैठे हुए हैं जिनकी इंडस्ट्री में जॉब लगी नहीं, मजबूरी में उन्हें घूम फिर के एमटेक पीएचडी करना पड़ा और वो टीचर बन गए। अब उन्हें इंडस्ट्री का ना कुछ पता है, ना कुछ लेना देना है उनका इंडस्ट्री से, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं। अब ऐसे कॉलेजेस और ऐसे टीचर्स क्या इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स पैदा कर सकते हैं? सीधी सी बात है। मैं खुल के क्रिटिसाइज करता हूं इस चीज को। पढ़ाना चाहिए था उन्हें जिन्हें पता है, जिनके पास इंडस्ट्री का तजुर्बा, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, लेकिन पढ़ा ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने कभी कंपनी के अंदर जाके झांका ही नहीं, जिन्हें पता ही नहीं क्या होता है कंपनी, एमएनसीज में क्या होता है, कैसा उनका वर्क कल्चर होता है, क्या कॉर्पोरेट कल्चर होता है, उन्हें कुछ आइडिया नहीं है इस बात का। फिर वैसी उनकी सैलरीज हैं। कॉलेजेस और स्कूल सदा सैलरी के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, लो सैलरी पे काम करने के लिए वो मजबूर होते हैं। क्या करें फिर? क्या कुछ लज्जा सी आ रही है, और ये बात आप एक दूसरे टीचर से बोल रहे हैं? नहीं ठीक, एक साथ है, मेरे भी तो पेरेंट्स हैं और मैंने तो उनको 3 तरह के घात दिए थे। आईआईटी करके इंजीनियरिंग छोड़ दी, आईएम करके मैनेजमेंट छोड़ दिया, यूपीएससी करके ब्यूरोक्रेसी छोड़ दी। तो पेरेंट्स तो सभी के होते हैं, आसमान से तो कोई भी। सबके पेरेंट्स गिर जाते हैं यार। ये सब याद कैसे रह गया आपको? मैं बिल्कुल दिल से बता रहा हूं, मुझे अब धीरे धीरे याद आना शुरू हो रहा है कि मेरा भी एक अतीत था। यहां पर आया जब, तो सही में स्मृतियों का उफान सा आया। वहाँ सेमिनार हॉल के सामने से निकला, याद आया वहीं पे मैंने अपना पहला प्ले करा था। इस जगह के साथ न जाने कितनी मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। आप जहाँ बैठे हो, कभी मैं भी वहीं बैठा हुआ था, और कितनी बार। और पंकज जी ने बताया, ये हम सबको यहीं पर डिग्री मिली है, कॉन्वोकेशन। और वो डिग्री तो आखिरी होती है, उससे पहले अब पता नहीं होता है कि नहीं। हर सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन यहीं होता था, अभी भी होता है। अब तो इतने स्टूडेंट्स हो गए, अब कहीं और होता होगा। अच्छा, अब शुरू में ही हो जाता है, पहले हर सेमेस्टर का होता था। और चूंकि बैच की स्ट्रेंथ कम थी, हम लोग मुश्किल से 350-350 लोग थे, तो सब यहीं पर हो रहा होता था। काउंसलिंग तक यहाँ होती थी। 2003 में भी मैं यहाँ पर आया था अपने छोटे भाई की काउंसलिंग कराने। तो अलग अलग यहाँ पे काउंटर्स बने होते थे और काउंसलिंग होती थी यहाँ जेई की। तो क्या बोल रहा था? हाँ, मतलब ठीक है, वो एक जन्म था, ये दूसरा जन्म है। सत्यनिष्ठा तो महामृत्यु कहलाती है। महामृत्यु का मतलब होता है उसके पहले जिससे भी निष्ठा थी उसकी मौत हो गई, वो बीत गया, अब उसकी क्या याद करनी है? क्या याद करनी है? हमने कहा सत्यनिष्ठा का मतलब प्रेम। इश्क क्या ये देख के करते हो कि पैसा कितना मिलेगा? तो आशिकी कर ली, अब पैसे क्यों गिन रहे हो कि अब कितने मुझे मिल रहे हैं, कितने बैच वालों को मिल रहे हैं, कितने इसको मिल रहे हैं, उसको मिल रहे हैं। आशिकी उन्होंने मजबूरी में करी है ना आचार्य जी। उन्होंने आशिकी कोई जानते पूछते अपने मन से थोड़ी करी है। आशिकी तो मजबूरी में की है। और ये मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि सत्य का प्रेमी होना चाहिए था एक अक्लमंद आदमी को, प्रतिभाशाली आदमी को।
लेकिन जो सच बोलने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर बेवकूफ़ हैं, ज़्यादातर, क्योंकि वो हमेशा एक्सपेक्टेशन लगाए रखते हैं कि सच बोलेंगे कुछ मिलेगा, कोई पीठ ठोकेगा, लेकिन उनको पकड़ के धो दिया जाता है। बोल रहे हैं। मेरे साथ के मेरे कैडर वाले सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी हो रहे हैं, जो कैंपस के लोग थे वो कितने ही हैं जो डायरेक्टर वगैरह हो गए, सीईओ होकर के बैठे हुए हैं। हाँ, यूनिकॉर्न्स मेरे ही बैच में, यूनिकॉर्न्स हैं मेरे ही बैच में। वो सब अब दिख रहा है, अच्छा ये सब भी है। वो सब जब हो रहा था मैं लापता था। मैं था, मेरे साथ कुछ मेरे मुट्ठी भर छात्र थे और बहुत 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 सारे ग्रंथ थे। 10 सालों तक उन्हीं में मैं खोया रहा। दुनिया की नज़रों से देखें तो उसको कहेंगे आदमी खोया हुआ है, और मैं जहां पर था मेरी नज़रों से मैं आशिकी कर रहा था। उसका हक तो सबको होता है ना। तो अच्छा काम करो, और कोई भी अच्छा काम अच्छी कीमत मांगेगा। हाँ, वो कीमत दे देने के बाद पता चलेगा कि कुछ ऐसा मिल गया है जिसकी कीमत लगाई ही नहीं जा सकती, जो अमूल्य है। बहुत सारा मूल्य दे दो और कुछ अमूल्य मिल जाए। मूल्य माने वही तो बियॉन्ड वैल्यूएशन, जिसका मूल्यांकन ही नहीं। लोग कीमत चुकाने को तैयार नहीं है। यही तो मैं अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दे रहा था ना, लोगों को राम वाला सम्मान चाहिए, लेकिन हरकतें रावण, मजे रावण वाले लूटने हैं। अगर तुम्हें मजे रावण वाले लूटने हैं तो कीमत भी फिर रावण वाली ही चुकानी पड़ेगी। लेकिन लोग कीमत चुकाने को तो तैयार नहीं है। बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। जो करोगे उसकी एक कीमत है, ये याद रखना। तुम यहाँ जो भी मज़ा लोगे उस मज़े की एक कीमत है। ये कहूँ कि यहाँ हर मज़े की एक सज़ा है, वो आज नहीं कल तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। वो सज़ा, वो कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, और हर मज़े की एक सज़ा है, वो सज़ा भी तुम्हें आज नहीं तो कल भोगनी पड़ेगी। इस दुनिया में कोई मज़ा बिना सज़ा के आता नहीं है। हर मज़े की अपनी एक सज़ा होती है, ये याद रखना। नहीं हो सकता। तो ये सौदा घाटे का रहा क्या? बोलो बोलो, ये सौदा घाटे का रहा क्या? कतई नहीं। माँ बाप भी आपको तभी अपनी अपेक्षाओं के नीचे दबाते हैं या परेशान करते हैं जब उनको पता होता है कि अभी आप बहके हुए हो। उनको भी जब दिख जाता है कि सामने वाले को अपना रास्ता पता है और ये जो भी कर रहा है वो बहक के नहीं कर रहा है, ये जान रहा है, इसको दिख रहा है, और इससे अब उलझने वगैरह से कोई लाभ है नहीं, तो फिर वो भी रास्ते में नहीं आते बल्कि साथ हो लेते हैं। इंसान ही है। हर इंसान को ताकत देखना, सौंदर्य देखना, सच्चाई देखना पसंद होता है। यस, हर किसी को शक्तिशाली होना पसंद है। कमजोर माँ बाप होना, को भी अगर बेटे में, बेटी में सच्चाई दिखेगी, बल दिखेगा, सौंदर्य दिखेगा, तो देर सवेर वो भी साथ आ जाते हैं। जैसे आप इंसान हो, वो भी इंसान है। ये जो माँ का, बाप का और बेटे का रिश्ता है वो बाद में आता है। जब माँ भी नहीं थी, बाप भी नहीं था, और आप पैदा भी नहीं हुए थे, इंसान तो वो तब भी थे ना। प्रॉब्लम तो देखो, हर इंसान शक्ति होने में नहीं है। एक प्रॉब्लम शक्तिशाली होने में नहीं है। शक्तिशाली होना अच्छा है। शक्ति किसे पसंद नहीं है, और शक्तिशाली आपको होना भी चाहिए। लेकिन लोग शक्ति इकट्ठी इसलिए कर रहे हैं ताकि वो मजे लूट सकें। वो मजा प्रॉब्लम है। आप ये कह रहे हो कि मुझे मजा नहीं मिल रहा लाइफ के अंदर। ये लाइफ मजा लेने के लिए नहीं है। ये जिंदगी, ये जीवन मजा लेने के लिए नहीं है। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। और यहाँ हर मजे की एक सजा है। कोई भी मजा लूटना तो सोच समझ के यहाँ लूटना, क्योंकि आज नहीं तो कल यहाँ हर मजे की एक सजा भी भोगनी पड़ती है। अगर मजा लूट रहे हो तो फिर तैयार रहना, उसकी एक कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी।
एक सजा तुम्हारे लिए तैयार की जा रही है, वो भी तुम्हें भोगने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इच्छा होती है, एक चाहत होती है कि कुछ बहुत सुंदर अपने सामने होते हुए देखूं, और अगर वही सौंदर्य उनको अपनी संतान के रूप में घटित होता दिखाई देगा तो वो आपके साथ ही चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? अगर अभी आपको ये समस्या है कि आपके घर वाले, माँ बाप या पति पत्नी आड़े आते हैं, अड़चन देते हैं, तो समझ लीजिए कि अभी आपकी यात्रा में ही कोई कमी है। आप थोड़ा और आगे बढ़िए, वो रास्ते नहीं आएंगे। लेकिन आगे बढ़ने के लिए वो जो विरोध दे रहे होंगे, उस विरोध के तो पार जाना पड़ेगा। वो विरोध करते रहेंगे, आपको उस विरोध को जीतना पड़ेगा। वो विरोध झेलना पड़ेगा इतने समय तो कम से कम। आचार्य जी, इससे जुड़ा एक और प्रश्न था। जैसे अभी जो पूरी चर्चा चल रही थी बहुत हद तक सही काम से भी जुड़ी हुई है कि जीवन में सही काम क्या है जो चुनना चाहिए किसी को। इस पर एक प्रतिभागी ने अभी मुझसे प्रश्न पूछा था, वो पूछ नहीं रहे अभी, पर उन्होंने एक बात कहीं किताब में पढ़ी थी। उन्होंने एक बात एक किताब में पढ़ी थी कि आप जब कोई काम चुनें और आपको यदि वो पसंद नहीं है, पर अगर आपको वहाँ पैसे अच्छे मिलते हैं, तो आप इमोशनली और मेंटली उससे बाहर आ जाएं और वो काम करते रहें। और उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब आपको और बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर दूसरे काम की ओर जाएं। अब उनका ये प्रश्न जो था, ये सुनकर मेरे मन में यही बात उठी कि आपसे पूछूं कि सही काम क्या है जो व्यक्ति अपने जीवन में चुने। साथ में क्या ये संभव है कि आप किसी काम को करते भी रहें और उससे इमोशनली और मेंटली बाहर निकल जाएं? काम का मतलब होता है वो चीज़ जो आपकी ज़िंदगी को निखार देगी, ठीक है, जो आपके जीवन खास को तौर आकार पे देगी। जो लोग अभी काम जिसके लिए आप चुनने जाने जा रहे जाओगे। हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो इस बात को ध्यान से समझें। काम पैसा कमाने का जरिया भर नहीं होता, न वो प्रसिद्धि पाने का, पहचान बनाने का साधन मात्र होता है। काम जिंदगी होता है, आप वही लगातार कर रहे होते हो। जिसके साथ आपको लगातार रहे आना है, उसके साथ तो सही संबंध प्रेम का ही होगा ना। अगर आप कह रहे हैं कि काम के साथ अपना कोई इमोशनल और मेंटल एसोसिएशन मत रखो, बस काम को पैसे के लिए किसी तरीके से झेलते चले जाओ, तो ये बात ऐसी ही हो गई कि आपने अपने लिए एक साथी चुन लिया है जिससे आपका कोई आध्यात्मिक, मानसिक, भावनात्मक संबंध है ही नहीं, और आप बस किसी स्वार्थ के लिए उसको रोज रोज दिन रात झेलते चले जाते हैं। अब थोड़ा कल्पना करके, विचार करके बोलिए, ये जिंदगी कैसी लगेगी आपको, जिसमें आप किसी के साथ 24 घंटे हैं लेकिन उससे कोई आपका गहरा रिश्ता नहीं है, आप उसको बस झेल रहे हैं। और झेल इसलिए रहे कोई आपको लाभ होता है। कई बार आप जिसके साथ हो उससे आपको कुछ सुरक्षा मिल जाती है, सिक्योरिटी, कई बार रुपया पैसा मिल जाता है, कई बार उस व्यक्ति की आदत लग गई होती है, मोह बैठ गया होता है, ये लाभ हो जाता है। पर कुछ लाभ हो रहा है, कुछ स्वार्थ बैठा हुआ है, इसीलिए किसी ऐसे के साथ लगे हुए हो जिसकी शक्ल देख के ही मुंह फेरने का मन करता है, जिसके पास जाने का जब ख्याल आता है तो भीतर से वितृष्णा उठती है कि अरे उधर जाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपको सुबह काम पे जाने का ख्याल आए और भीतर से विरोध उठे कि आज फिर काम पे जाना पड़ेगा, तो जियोगे कैसे? ये किस तरह की सलाह है कि ऐसा काम चुन लो जिसमें तुमको पैसा वगैरह मिलता हो, भले ही उससे तुम्हारा कोई और रिश्ता बैठ पाए चाहे नहीं बैठ पाए। ऐसे काम को करोगे कैसे? जैसे झेल रहे हो, कर नहीं रहे हो। जानवर श्रम करते हैं, मनुष्य कर्म करता है, और कर्म का उद्देश्य होता है मुक्ति। मुक्ति का ही दूसरा नाम आनंद है। अगर आप वर्क कर रहे हैं, वर्क एक फिजिकल टर्म ही नहीं है कि जिसको आप जूल्स में नाप लेंगे, वर्क एक आध्यात्मिक शब्द है। अगर आप वर्क कर रहे हैं, अगर आप कर्म कर रहे हैं और उससे आप मुक्ति की ओर नहीं बढ़ रहे,
तो आप समय और ऊर्जा खराब कर रहे हैं अपनी, बस, और कुछ भी नहीं। मनुष्य के लिए वर्क अनिवार्य है। गीता कहती है कर्म अपरिहार्य है, कर्म से कोई बच नहीं सकता। अपरिहार्य, कर्म तो सबको करना पड़ता और है। ये बात सिर्फ मनुष्यों को बोली जाती है, कैसा जानवरों कर्म? को नहीं। जानवर बस भी क्या चुन सकते हो कि कैसा कर्म करना है, वो तुम चुन सकते हो, बाकी कर्म तो करना पड़ेगा जब तक यहाँ हो। ये कर्म भूमि ही है। दिन रात कुछ ना कुछ गतिविधि तो कर ही रहे होते हैं। जूल्स में नापोगे तो वो भी एनर्जी खर्च कर रहे होते हैं। शेर हिरण के पीछे दौड़ रहा है, ठीक, इसमें एनर्जी निश्चित रूप से इन्वॉल्व है। गाय घास चर रही है, एनर्जी और एंट्रोपी का खेल यहां भी है, लेकिन उसे आप वर्क नहीं बोलोगे। यहां तक कि गधा या खच्चर ईंट ढो रहा है, वो भी वर्क नहीं है, वो लेबर जरूर है, वर्क वो भी नहीं है। वर्क सिर्फ तब है जब आपने कुछ ऐसा करा हो अपनी चेतना के उपयोग से जो चेतना को मुक्ति देता हो, जो मन को खोल दे, जो आपको आपकी सीमाओं से आगे ले जाने में सहायक हो, सिर्फ उसको वर्क बोलते हैं। यदि ये वर्क है तो फिर दिन भर करने के लिए कोई काम ऐसा क्यों चुन रहे हो जिससे मुक्ति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा, स्पष्टता, बोध, कुछ नहीं मिलेंगे। देखो, जिसे वो करने लायक काम बोल रहे हैं ना, करने लायक काम या सही काम, वो काम होता है जो आपको मन के चंगुल से आज़ाद कराने में आपकी मदद करता है। मन के चंगुल से मतलब मन करता क्या है आपको? मन आपको विचारों में, भावनाओं में, आदतों में फंसा के रखता है हमेशा। ये 3 चीज़ों में फंसा के रखता है। या तो आप विचारों में खोए होते हो, नहीं तो आप इमोशंस में बहे रहते हो, नहीं तो एक आदत के कारण एक ही पैटर्न में घूम रहे होते हो। ये 3 काम कर रहे होते हो ना। तो जैसे वो सही काम कह रहे हैं ना, सही काम का मतलब है जो आपको इस मन के चंगुल से बाहर निकाले, वो सही काम होता है, जिसमें आप इस मन से ऊपर उठ जाओ, मन भी आपके साथ सम्मिलित हो जाए उसे करने में, मन भी भूल जाए आदत वादत, ना याद आए कि आज खाना नहीं खाया, ना याद आए कि आज यार कुछ फास्ट फूड नहीं खाया, ना याद आए कि ये भी भूल जाओ कि आज कोई सीरीज नहीं देखी है, आज यार आज जीओटी का कोई नया एपिसोड रिलीज होने वाला था, आज वो नहीं देखा मैंने। जीओटी के एपिसोड की तरफ ध्यान तभी जाएगा जब आप काम ऐसा कर रहे हो जिसमें आपको जबरदस्ती टाइम खींचना पड़ रहा है, उसमें आपका मन नहीं है। बात ये है, बस पेट चलाने के लिए और कई बार अयाशियां करने के लिए पैसा मिलेगा। जो जानते हैं, जिन्होंने पाया है, उन्होंने समझाया है कि आप बड़ी से बड़ी अयाशी कर लो, उसमें जो सुख होता है, जो प्लेजर होता है, वो मुक्ति के आनंद से बहुत नीचे की बात है। अंश भर है, अंश तो ये भर, घाटे का बहुत सौदा छोटा हो सा गया ना हिस्सा। कि काम करके मिल सकता था बहुत ऊंचा आनंद, लेकिन काम करके हासिल करा बस एक निचले तल का सुख, प्लेजर। ये घाटे का सौदा हुआ कि नहीं हुआ? न जाने क्या पाया जा सकता था और न जाने क्या पाकर रह गए, और जिंदगी बीत जाती है, बहुत जल्दी मर जाता है आदमी। आदमी की उम्र बहुत ज्यादा है नहीं, देखने में ही ज्यादा लगती आदमी है, बट का है नहीं। जीवन बीतने में देर नहीं लगती है। कहने को होता है 80 साल का, पलक झपकते बीतता है। 80 साल के आदमी से भी पूछोगे ना, तो वो यही बोलेगा कि कल की बात है जब मैं जवान था, कल की बात है जब मेरी शादी हुई थी, कल की बात है ऐसा लगता है जब मेरे बच्चे हुए थे, कल की बात है ऐसा लगता है जब मैंने अपनी पहली नौकरी पकड़ी थी, जब मैं पहली बार स्कूल गया था। उसे भी लगता नहीं है कि 80 साल गुजर, अरे 80 साल गुजर गए। समझ में कुछ आ रही है बात? देखो, बैठे बैठे सोचोगे तो ऐसे ही लगेगा कि ये जो बातें हैं ये बिल्कुल किताबी हैं, आदर्शवाद है, लफाजी है। नहीं, ऐसा नहीं है। सही काम में उतर के तो देखो। और सही काम क्या होता है?
जो भी आपको लगता हो कि ऊंचे से ऊंचा उद्देश्य आप जीवन में उठा सकते हैं, वही सही काम होता है। सही काम में उतर के देखो, बाकी बातें भूलने लग जाती हैं और तब ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, एकदम विश्वास आ जाएगा कि जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो दूसरी तरफ जो कुछ चल रहा है उस पर ध्यान देने का मन ही नहीं करता, उसकी याद ही नहीं आती। दुनियादारी पीछे छूटती जा रही है। हमें कुछ ऐसा मिल गया है जिसमें दिन रात डूबे रहें, बड़ी मौज रहती है। समझ में आ रही है बात? कहिए, इससे संबंधित कुछ है तो। हाँ, सही काम ही तो इससे नहीं संबंधित ढूंढ एक पाते प्रश्न है मेरा कि हम स्टार्ट तो कुछ एक करियर को स्टार्ट करते हैं, बट उस टाइम पे हमारी जो मानसिकता है या हमारी जो परिस्थिति है या जो समझ है वो कुछ और रहती है। बट उसमें आने के बाद कुछ सालों के बाद हमें जब पता चलता है कि वो चीज़ हमारे लिए नहीं है, बट उसमें हम इस तरह जुड़े हैं कि हम उसको छोड़ भी नहीं सकते, तो उसके साथ रहते हुए हम किस तरह उसमें समर्पित हो या किस तरह उसमें जुड़े रहे या उसमें उसके प्रति प्रेम या ग्रोथ करें या वहाँ से निकल जाए, ये बेहतर रहेगा। नहीं, क्यों जुड़े रहोगे? जीवन यूं ही है, फालतू है। जो चीज जान गए हो कि काम की नहीं है, उसको क्यों पकड़े खड़े रहोगे? बिकॉज ऑफ लाइबिलिटीज और सम अदर, मतलब जो भी है कंडीशनिंग हो गया या कुछ देखो लाइबिलिटीज। भाई, लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। जो चीज किसी को तुम्हें देनी है, चुकानी है, तुम्हारे ऊपर जो कर्ज होता है लगभग, उसको कहते हैं लायबिलिटी। जो तुम्हारा कर्तव्य है चुकाना, उसको कहते हैं लायबिलिटी। तुम्हारी सबसे बड़ी लायबिलिटी है अपना उद्धार। ये बाकी जो लायबिलिटीज पकड़ लेते हो वो हैं कर्तव्य, उनके प्रति भी कर्तव्य है, लेकिन उनके प्रति जो कुछ भी है वो बाद में आता है। सबसे पहले तो तुम्हारे लिए आता है, क्योंकि आप ही अगर ठीक नहीं हो तो आप दूसरों को क्या दोगे? आप बात कर रहे हो दायित्व, दायित्व मतलब देयता, देना। आप दूसरों को कैसे कुछ दे पाओगे जब आप ही ठीक नहीं हो? सबसे पहले खुद को ठीक करना होगा ना। ये पहली लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी, कर्तव्य, जिम्मेदारी, इनकी बात करके हम अपने आप को रोके रह जाते हैं। मजबूरियां देखो सबके पास होती हैं, और अगर मजबूरियों का रोना रोओगे तो कोई जवाब नहीं है। तुम अपने आप को साबित कर सकते हो कि तुम मजबूर हो, इसीलिए घुटा हुआ जीवन जी रहे हो, और तुम साबित कर लो, कोई रोकने नहीं आएगा। हैंस प्रूव्ड। अपने आप को ही जता लो, हो गया साबित। तो मेरे ख्याल से वो आदमी इस चीज़ की बात नहीं कर रहा। उसका जो सवाल है वो ये है कि मैं एक गलत काम, मैं एक जिस काम, गलत काम तो नहीं कहूँगा, बट जिस काम में मैं हूँ अभी, मैं जो नौकरी कर रहा हूँ या जो धंधा कर रहा हूँ, उसके अंदर मेरा मन नहीं लग रहा है, और लेकिन मेरे पास परिवार की जिम्मेदारी भी है, करियर भी बनाना है, उसका प्रेशर भी है, तो मैं उससे शिफ्ट कैसे करूँ? आई थिंक वो ये सवाल पूछना चाह रहा है। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे लोग जिस भी क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं उसमें अपॉर्चुनिटी सडन मत छोड़ें। आप धीरे से शिफ्ट करने की कोशिश करें। अगर आप एकदम से अगर आप इस नौकरी को या इस काम को बंद कर देंगे और दूसरे की तलाश करनी शुरू कर देंगे या दूसरे पे शिफ्ट होना शुरू कर देंगे, तो आपके ऊपर एकदम से फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा। आपका जो जीवन है वो भर भरा के गिरने लगेगा और चारों तरफ से गालियों की बौछार होगी तो होगी। तो अगर आप शिफ्ट भी करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो उसका सही तरीका ये है कि आप धीरे धीरे उस तरफ मूव करने की कोशिश कीजिए। जैसे कई लोग हैं जो YouTube को करियर बनाने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो YouTube को करियर बनाने के चक्कर में एकदम से ही छोड़ देते हैं। वो लोग ज़्यादा देर तक YouTube कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कोई बैकअप प्लान होता नहीं। वो भावनाओं में बह के बस ये काम शुरू कर देते हैं। लेकिन जितने भी स्टैब्लिश्ड यूट्यूबर हैं आज के टाइम पे, अगर आप देखोगे तो वो आपको यही बताएंगे कि वो धीरे धीरे इस तरफ आए थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया था कि एकदम से ही सब कुछ छोड़ दिया और यूट्यूब करना शुरू कर दिया। क्योंकि आप यूट्यूब करना चाहते हो तो कोई यहाँ पर गारंटी तो है नहीं कि आपको कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप आते हो, आप एक्सपेरिमेंट की तरह ट्राई करते हो, और जब आपको सक्सेस मिलने लगती है तब आप फिर उस तरफ जाते हो। दैट्स हाउ इट वर्क्स बेसिकली। उसका फिर कोई इलाज नहीं है।
बट उसमें ये कर सकते हैं कि उसी से कुछ उसमें अपन और डीपली जाके उससे जुड़े रहे या उसके प्रति और प्रेम जागरूक करे, या जैसे मैं वो बैंकिंग तुम्हें जॉब करना है, सब इस पे निर्भर करता है कि अपनी जिंदगी से प्यार कितना है आपको। तुम कर सकते हो तो कर अपनी लो। जिंदगी से जितना प्यार होगा आप उतना ज्यादा तीव्र निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर बैंकिंग का क्षेत्र ऐसा है, मैंने देखा है बैंकों के अंदर ज़्यादातर लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ज़्यादातर लोग बैंकिंग बहुत मुश्किल क्षेत्र है अगर आप बैंकों में जाओगे तो, क्योंकि वहाँ आपको हर तरह के आदमी से डील करना पड़ता है। लोग वहाँ खुशी खुशी भी आते हैं, नाराज़ होके भी आते हैं, एक से एक बोदम बुद्धि वाला आदमी भी वहाँ पर आता है, जिसे तुम कितना ही बैठ के समझा लो उसकी समझ में ही नहीं आती बात। बैंकिंग क्षेत्र ऐसा है जिसमें बहुत मुश्किल लगता है कोई प्यार कर सके इससे। और कितना प्यार करना है जीवन से, समय का कितना सदुपयोग करना है, ये कोई और आपके ऊपर तय नहीं कर सकता, ये तो आपको ही निर्धारित करना है। आप बोल दीजिए कि नहीं साहब, जिंदगी से तो मुझे बस इतना सा ही चाहिए, तो ठीक है, आपका फैसला है। वेदांत उनके लिए है जो कहते हैं हमें जिंदगी से इतना सारा चाहिए, इतना सारा। आईआईटी आदि संस्थानों के साथ हम एक शब्द जोड़ते हैं, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। कहते हैं यहाँ पे जो लोग आते हैं उनमें महत्वाकांक्षा बहुत होती है। तो समझ लो वेदांत उनके लिए है जो अल्ट्रा एम्बिशियस हैं, जो कह रहे हैं जिंदगी से जो अधिकतम ही नहीं, जो अनंततम हो सकता है हमको वो चाहिए। अध्यात्म सिर्फ उनके लिए है। और फिर वो जान जाते हैं कि जो आपको अधिकतम चाहिए वो दुनिया के कहीं आगे से ही मिलेगा, क्योंकि दुनिया में जो कुछ होता है वो तो सीमित होता है, उसकी लिमिटेशन, सीमाएं, बाउंड्रीज होती हैं कहीं ना कहीं। आप दुनिया में कुछ भी ऐसा दिखा दीजिए जो अनंत है, नहीं है। हर चीज कहीं ना कहीं शुरू होती है, कहीं ना कहीं खत्म होती है। तो आपको तय करना है कि आपकी चाहत कितनी है, आपकी आकांक्षा कितनी है, आपकी एम्बिशन कितनी दूर तक जा रही है। जिन्हें बस थोड़ा सा ही चाहिए जिंदगी से, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, उनके लिए एक साधारण जीवन काफी होता है। जब स्टार्ट में चुना था तब तो सही लगा था, बट बाद में फिर जब समझ बड़ी कुछ नहीं बोल पाऊंगा मैं। बात मेरे बोलने की नहीं, आपके चाहने की है। बोल बोल के किसी को मजबूर थोड़ी ही कर सकते हो कि चाहो। कितना ही मोटिवेट कर दोगे बोल बोल के। और जब आपने चुना था तब वजह कुछ और नहीं थी, तब वजह कुछ और थी। आज जब आप सुन रहे हो किसी और को और अपने विचार बदल रहे हो तो वजह कुछ और है। खैर, अब हम अंत में पहुंच चुके हैं, और अंत में मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और यही बोल के इस बात को ख़त्म करूँगा कि अगर आप सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं तो ये उम्मीद मत कीजिए कि कुछ आपको मिलेगा। सत्य बोलने से मिलता कुछ नहीं है। सच का अंतिम अंजाम सिर्फ इतना ही होता है कि आपके जीवन में सुकून आता है, आपका मन शांत होता है। और इसे भी अपना ध्येय मत बना लेना, इसे भी अपना अंतिम लक्ष्य मत बना लेना कि सत्य बोलूँगा तो सुकून आएगा, चैन आएगा। जब आपका ध्यान इस तरफ नहीं होता तब आता है चैन, सुकून। जैसे कोई बच्चा मज़े के लिए खेलने नहीं जाता कि खेलूंगा तो मज़ा आएगा, नहीं, खेलने में भी मज़ा आता है। उसी तरीके से सत्य बोलने में ही अगर सुख है, सत्य बोलना ही आपको सुखप्रद लगता है, सुखदायक लगता है, तो ही आप सत्य बोल पाएंगे। नहीं तो सत्य के साथ आप बहुत देर तक खड़े रह नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। चलिए, अब इसी के साथ मैं यहीं पर इस वीडियो को एंड करता हूं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों तक वीडियो ज़रूर पहुंचे। मैं चलता हूं, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।